दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे ह्यूमन नेचर पर, मनुष्य के स्वभाव पर चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मनुष्य का स्वभाव क्या जन्मजात होता है या संसार में आने के बाद उसमें धीरे धीरे एक अपब्रिंगिंग होती है, उसकी परवरिश होती है, उसमें संस्कार डाले जाते हैं और वो तब बनकर तैयार होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके विद्वान अलग अलग उत्तर देते हैं। दार्शनिकों में बड़े मतभेद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मूल विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे शरीर और आत्मा मिलकर एक जीवित जिंदा इंसान की रचना होती है। जब शरीर और आत्मा मिल जाती है तो एक जिंदा इंसान की रचना होती है, क्योंकि सिर्फ शरीर तो मुर्दा है, उसे शमशान में ले जाके जला दिया जाएगा या फिर उसे कब्र में ले जाके दफन कर दिया जाएगा। और सिर्फ आत्मा तो भूत है, वो तो अदृश्य है, दिखती ही नहीं। तो जब ईश्वर द्वारा ये अदृश्य आत्मा और दृश्य शरीर का खूबसूरत संयोग किया जाता है, तब माँ की कोख से एक मानव का जन्म होता है और वो इस संसार में आता है। और आप जानते ही हैं कि सभी बच्चे इस संसार में जब जिस क्षण आते हैं तो रोते हुए आते हैं, सिर्फ रोते हुए आते हैं। एक ही उनका लक्षण होता है पैदा होने के बाद कि वो रोने लगते हैं। तो अब मैं आपसे इस पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन नेचर है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय शुरू से रहा है, तो इसको आसान शब्दों में कैसे समझा जाए और कैसे समझाया जाए, मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही एक अलग ढंग से आपके सामने तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो मनुष्य की बायोलॉजी होती है, और वो बायोलॉजी जो होती है उसमें अगर किसी भी मनुष्य, चाहे वो किसी भौगोलिक प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी भाषा भाषी हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, चाहे उसकी कद काठी कैसी भी हो, रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी उंगली ब्लेड से कट जाए तो उससे खून लाल रंग का ही, जो रक्त है वो लाल रंग का ही निकलता है, किसी और रंग का नहीं निकलता। और उंगली में अगर एक कट लग जाता है या कहीं भी तो रक्त ही निकलता है, सिर्फ लाल ही रंग का नहीं निकलता, बल्कि निकलता भी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसी भी भौगोलिक प्रदेश के मनुष्य या कोई भी भाषा भाषी मनुष्य या कोई भी जाति धर्म के मनुष्य का खून सिर्फ लाल भी होता है और वो निकलता भी है। फिर उसका उपचार करना पड़ता है, उस पर मरहम पट्टी करना पड़ता है, और वो धीरे धीरे वो जो जख्म छोटा सा हो गया वो धीरे धीरे ही भरता है, और उस समय दर्द भी सबको होता है। तो ये बायोलॉजी है कि रक्त निकलेगा और रक्त लाल होगा और दर्द भी होगा और उसका उपचार करना पड़ेगा, नहीं तो वो सेप्टिक हो जाएगा, आगे चल के जख्म नासूर हो सकता है, और वो धीरे धीरे फिर इलाज करने से ही वो भरेगा। ये बायोलॉजी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरी मनुष्य जात की बायोलॉजी समान है, उसी तरीके से पूरी मनुष्य जात की साइकोलॉजी भी समान होनी चाहिए। साइकोलॉजी शुड बी सेम एज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। मेरा ख्याल है कि आप इससे सहमत होंगे। शुड यू एग्री? क्या आपको सहमत होना चाहिए या नहीं, ये आप सोचिएगा जब ये वीडियो देखिएगा। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इससे सहमत हैं कि जिस तरीके से पूरी मनुष्य जात की बायोलॉजी एक जैसी है, वैसे ही मेरा मानना है कि पूरी मनुष्य जात की साइकोलॉजी भी एक जैसी है।
तो साइकोलॉजी में मनुष्य का स्वभाव आता है, ह्यूमन नेचर आता है, मनुष्य का स्वभाव आता है। तो क्या मनुष्य, सारे मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा है? अब आप इसमें उलझ जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं, मेरे ऑफिस में मिस्टर एक्स बहुत खुश मिजाज हैं, मेरे पड़ोस में मिस्टर वाई बहुत तुनक मिजाज हैं। और पड़ोस और ऑफिस क्या, एक ही वर्क प्लेस पर ही आप बताने लगेंगे कि मिस्टर ए बड़े गुस्सैल हैं, मिस्टर बी बड़े शांत स्वभाव के हैं। आप तरह तरह के कैटेगराइज करने लगेंगे अलग अलग इंडिविजुअल के नेचर कैटेगराइज। आप कहेंगे कैसे साइकोलॉजी यानी नेचर कैसे एक है? एक नहीं है। लेकिन मेरा मानना है और बहुत ठोस तरीके से मानना है कि नेचर जो है, जो बेसिक नेचर है पूरी ह्यूमैनिटी का, पूरी ह्यूमन रेस का, हर इंसान का, वो एक है। उसी तरीके से एक है जिस तरीके से उसकी बायोलॉजी एक है। उसकी बायोलॉजी, पूरी मेडिकल साइंस इसी पर टिकी हुई है कि ह्यूमन रेस की बायोलॉजी एक है। यानी अगर एक डिजीज है, कैंसर एक डिजीज है, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी संत महात्मा को हो जाए तो वो बिना दवा के ठीक हो जाएगा, या वो कैंसर अभी भी पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी बहुत दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अगर कैंसर हो जाए तो वो उस पर अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। किसी गरीब आदमी को कैंसर हो जाए तो अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। किसी भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले आदमी को हो जाए तो अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। किसी धर्म जात विशेष के लोग को हो जाए तो अलग तरीके से प्रभाव डालेगा, कतई नहीं डालेगा। एक 10 साल का बच्चा भी कह सकता है कि नहीं। तो जो बायोलॉजी तो पूरी सेम है, मेडिकल साइंस इसी पर खड़ी है। अगर बायोलॉजी में भी ऐसा होता कि जैसे साइकोलॉजी में आप बता रहे हैं कि वो कुछ लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, कुछ लोग तुनक मिजाज होते हैं, कुछ लोग बड़े गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग का व्यवहार बड़ा ही जनप्रिय होता है, कुछ लोग बहुत निंदनीय होते हैं समाज में अपने स्वभाव को लेकर ही। मैं स्वभाव के रेफरेंस में, नेचर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। तो साइकोलॉजी हर सब की अलग अलग होती है इस हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है कि साइकोलॉजी एक ही होती है। पूरी ह्यूमन रेस की साइकोलॉजी एक होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बायोलॉजी एक होती है। कि अगर वायरल, आप कोरोना को ले लीजिए, कोरोना ने बायोलॉजी पर कितना जबरदस्त असर डाला। मेडिकल साइंस पूरी उथल पुथल होकर रह गई। अमेरिका जैसा देश हक्का बक्का रह गया। सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर हुई जहां पर सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज थी, हर जगह हुई। जहां जहां वो उसके वायरस गए वहां वहां कैजुअलिटी हुई। हमारे यहाँ भी कैजुअलिटीज हुई और किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने पड़े, लॉकडाउन लगे, तो सब पर उसने असर किया। हाँ, किसी पर कम किया, किसी पर ज्यादा किया, कोई बच गया, कोई नहीं बच पाया, बस इतना ही हुआ। लेकिन असर सब पर किया। फीवर सबको आया, जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ उसको फीवर आया। वो चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता रहा हो, चाहे न्यूजीलैंड में रहता रहा हो, कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में रहने वाले व्यक्ति को कोरोना हुआ तो फीवर आया। हाँ, वो बच गया या नहीं बचा ये एक अलग बात है। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कितना अच्छा या कितना खराब हुआ, ये सब चीजें बहुत सारी मटेरियल चीजों पे डिपेंड, मेडिकल फैसिलिटीज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इसी तरीके से जब हर बीमारी मनुष्य को एक तरह से होती है, अगर अल्सर हो जाता है, आंत में जख्म होता है तो हो जाता है। वो ये थोड़ी देखता है कि ये व्यक्ति गुस्सैल है, कि तुनक मिजाज है, कि ये व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव का है, कि ये संत महात्मा है, इनको छोड़ देते हैं, इनको नहीं, ये कुछ भी खाएं पिए इनको बिल्कुल नहीं अल्सर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। टीबी है, कोई भी XYZ कोई डिजीज ले लीजिए, ह्यूमन रेस पर उसी तरीके से
इफेक्ट डालती है, उसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है जितनी भी डिजीजेज हैं। तो जब हमारे शरीर पर सारी बीमारियां, सारी बायोलॉजी हमारी सेम है, तो हमारी साइकोलॉजी भी सेम है। अब मैं इस पर भी आगे इसकी गिरहें खोलूंगा, जो मेरा मानना है, जो मेरा मूल विचार है कि साइकोलॉजी कैसे सेम है, मैं इस पर भी आपसे बातें कर रहा हूं। मेरा कहना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक ही जैसा होता है, बिल्कुल एक तरह का होता है, उसकी साइकोलॉजी कोई अलग नहीं होती। और उसका पहला प्रूफ ये होता है कि सभी बच्चे रोते हैं, सभी बच्चों की आंखें बंद होती हैं, क्योंकि दुनिया माँ की कोख में अंधेरा रहता है, लेकिन दुनिया में आके जो लाइट उसकी आंखों में पड़ती है तो उससे चौंधी लगती है। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मुट्ठियां भिजी हुई होती हैं, एकदम सिमटे हुए होते हैं वो, क्योंकि माँ की कोख में उतनी जगह ही होती है कि वो बिल्कुल सर झुका हुआ होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो दुनिया में आते हैं और माहौल का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे उनकी मुट्ठियां भी खुलने लगती हैं, धीरे धीरे वो आंख से देखने भी लगते हैं, धीरे धीरे वो गूंगा भी करने लगते हैं, धीरे धीरे वो उस भाषा को बोलने लगते हैं जो वो परिवार बोलता है, जो वो समाज बोलता है। धीरे धीरे वो उस पूरे एटमॉस्फेयर को, उस पूरे एटमॉस्फेयर की हैबिट्स को अपनाने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन की एक सच्ची घटना। जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तो स्कूल जाता था, सुबह 7 बजे का समय होता था, और सुबह 6:45 बजे मैं एक ऐसे मोहल्ले से होके गुजरता था कि एक पतली सी गली थी और दोनों तरफ छोटे छोटे घर बने थे, और दोनों तरफ के घर की महिलाएं और कुछ पुरुष भी अपने दरवाजे पर खड़े होके लड़ते रहते थे। जबरदस्त वाक युद्ध चलता था, उसमें अब शब्दों का भी प्रयोग होता था। वहीं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते थे, उन्हीं के घरों के जो लोग लड़ रहे होते थे, 3 साल 5 साल के, कोई कुछ प्लेट में लेके बेचारा कुछ खा रहा होता था और वो लड़ रहे होते थे। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा कि मैं जब उधर से जाता हूँ पापा, तो ये लोग लड़ते हैं, ये कौन? तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे वो लोग, उनका वही माहौल है, वो बिना लड़ाई सुबह उठते हैं, पहले लड़ाई करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, और रात में जब वो लड़ लेते हैं तभी सोते हैं, बिना लड़े नहीं सोते। तो इसको जांचने के लिए एक दिन मैं 9:30 बजे रात में, हालांकि परमिशन नहीं थी बच्चों को हमारे यहाँ 9:30 बजे, लेकिन मैं निकला किसी बहाने से, और वाकई मुझे वो लोग लड़ते हुए मिले, और उनके छोटे 2, 4, 6 साल के बच्चे भी अभी जग ही रहे थे। तो वो लड़ रहे थे, उनके बच्चे वहीं खेल रहे हैं। एक ये सिनेरियो आपके सामने है। एक सिनेरियो है, एक बच्चा है छोटा, उसके घर के लोग बहुत कल्चर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, मैनर वाले हैं, बहुत तहजीब वाले हैं, जबान उनकी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शिष्ट हैं, बहुत ही शालीन हैं अपने मेहमानों से, और अपने परिवार में और अपने वर्क प्लेस पे बहुत बेहतरीन बिहेवियर का प्रदर्शन रहता है उनका। तो वो बच्चा जो आप ब्रिंगिंग उस माहौल में कर रहा है, और वो बच्चा जो उस माहौल में कर रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए उस 2 साल के बच्चे को उठा के वहां कर दें और 1-2 साल के बच्चे को उठा के वहां कर दें, तो आप बड़े होने पे देखेंगे कि जब वो किशोरावस्था में पहुंचेंगे, तो जो लोग रोज सुबह शाम लड़ते हैं वहां बड़ा होकर किशोर हुआ, और जो बच्चा एक बहुत कल्चर्ड घर में बड़ा होकर किशोर हुआ, तो वो उस घर का माहौल आ जाएगा उसके अंदर। वो जहाँ पे नौकरी करने जाएगा तो लोग कहेंगे कि बहुत खुश मिजाज है, बहुत अच्छा व्यवहार है, शालीन है, शांत स्वभाव के हैं, जबान बयान बहुत अच्छा है। और वो बच्चा जो उन लड़ने वाले कम्युनिटी में पहुंच गया, वो पढ़ा लिखा भी नहीं, 12 साल का हुआ तो काम करने लगा, और रोज
2 बार लड़ाइयाँ देखता था, शब्द सुनता था, वो उस तरह से हुआ। हालांकि वो पैदा हुआ था उस कल्चर्ड घर में, उस शानदार माहौल में, और वो बच्चा जो शानदार घर में कल्चर्ड माहौल में पैदा हुआ था वो वहां चला गया लड़ने वाले घर में, तो दोनों उसी तरीके के हो गए। इसका मतलब है कि स्वभाव जो है वो कोई इतना डिफरेंट नहीं होता है। जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी परवरिश होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है, जो पास पड़ोस होता है, जो स्कूल का माहौल होता है, जैसा परिवार का माहौल होता है, और उसी के अनुसार हम बड़े होते हैं, उन्हीं विचारों को हम अपनाते जाते हैं, वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। जिन चीजों को हम बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहरा कर देखते हैं और बार बार करते हैं, वही चीजें हमारी हैबिट बन जाती हैं, और जो चीजें हमारी हैबिट बन जाती हैं वो चीजें हमारा चरित्र बनाती हैं, हमारा कैरेक्टर बनाती हैं। और कैरेक्टर ही सब कुछ होता है, और कैरेक्टर आदतों से बनता है, हैबिट से बनता है, और हैबिट एक ही चीज को बार बार दोहराने से बनती है, चाहे आपके ऊपर दोहराई जा रही हो, चाहे आप दोहरा रहे हो। तो आपने देखा 2 माहौल के बच्चे, उनके ऊपर क्या रोज दोहराया जा रहा है, वो ऐसे ही बनते चले जाते हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर मुझे किसी भी अलमारी पर, कहीं किसी टेबल पर एक मैगजीन भी नहीं दिखती, एक मैगजीन, एक बुक, कहीं कुछ नहीं। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बैग होते हैं, उनके बस्ते होते हैं, लेकिन गार्जियंस के कोई मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ते। अभी पति पत्नी के बीच में, जैसे आप सुनते होंगे डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में 6 महीने ज्यादा मैरिज नहीं चलती है, एक एवरेज है, और लोग जाने कितनी मैरिज करते रहते हैं, और डिवोर्स के केसेस बहुत आम होते हैं वहाँ पे। लेकिन इधर इंडियन कल्चर में यहाँ पर डिवोर्स के केसेस बहुत कम होते हैं। कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक तो जो भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर है, या उसे कहिए हिंदू मैथोलॉजी है, उसमें विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। मैंने देखा है जितनी ज्यादातर हिंदू फैमिलीज में कि जैसे जैसे विवाह पुराना होता है, बंध वो प्रेम और प्रगाढ़ होता चला जाता है। इसका कारण यही है कि ये इंडियन कल्चर में या हिंदू मैथोलॉजी में विवाह जो है वो जन्म जन्मांतर का बंधन है, और वो आत्मा का रिश्ता है, वो शारीरिक आकर्षण नहीं है। क्योंकि शारीरिक आकर्षण जो है विवाह के बाद बस क्षीण होना शुरू होता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद वो बिल्कुल खत्म होने लगता है। तो ऐसा क्या चमत्कार है इंडियन कल्चर में कि यहाँ पर विवाह होने के जैसे जैसे 20 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है तो और प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो बंधन आत्मा का बंधन है, और वो आत्मा का बंधन जैसे जैसे पुराना होता है, प्रेम का बंधन है, वो ऐसे वैसे प्रगाढ़ होता चला जाता है। जबकि वेस्टर्न कल्चर में वो शरीर का आकर्षण है, और वो शरीर का आकर्षण समय के साथ साथ बहुत जल्दी खत्म होता है, फिर वहां पर इसीलिए डिवोर्स बहुत होते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर में, खासतौर से हिंदू मैथोलॉजी में, डिवोर्स के केसेस बहुत कम होते हैं। इंडियन कल्चर में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में जिस भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी में एक कंपोजिट कल्चर आ गया है, एक समेकित कल्चर आ गया है। बहुत सारी चीजों में मैं देखता हूँ, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज में बुआ को फूफी कहा जाता है, लेकिन मैं बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज में देखता हूँ कि बुआ को बुआ ही कहा जाता है। मुस्लिम फैमिलीज में बड़ी बहन को आपा या अप्पी कहा जाता है,
लेकिन मैं बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज में गांव में देखता हूँ कि बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है, दीदी कहते हैं वो लोग। तो या जैसे मुस्लिम फैमिलीज में जो बहन होती है, बहन जो मामा का पद वहां पे आ जाता है भाई का, तो हम लोग यहाँ मुस्लिम फैमिलीज में मामू कहा जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे गांव में मुस्लिम फैमिलीज में देखा है कि मामा कहा जाता है। त्योहारों की बात ले लीजिए कि कहा जाता है कि मुस्लिम फैमिलीज में रंग नहीं लगना चाहिए, रंग लग गया तो ये होगा वो होगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने गांव में बहुत सारी फैमिलीज में पूर्वांचल में देखा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारी फैमिलीज में देखा है कि वहां पर बहुत जमकर मुस्लिम फैमिलीज में होली खेली जाती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक देवा के नाम से देवा शरीफ मशहूर है, हजरत वारिस अली शाह की मजार। एक तो वहाँ 80% हिंदू फैमिलीज के लोग आते हैं श्रद्धा से, और पूरे देवा कैंपस में ऐसी होली खेली जाती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग रंगों में, दाढ़ी वाले टोपी वाले लोग रंगों में सराबोर हो जाते हैं। तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। ये मैं कहाँ पहुंच गया, हम लोग ह्यूमन नेचर पर बात कर रहे थे। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ह्यूमन नेचर जो है वो, उसकी साइकोलॉजी उसी तरीके से सेम है जिस तरीके से ह्यूमन बायोलॉजी सेम है। बस उसकी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है, परवरिश जिस तरीके से होती है, माहौल जैसा मिल जाता है, वो बच्चा उसी तरीके से डेवलप करता है, उसी तरीके से उसके दिमाग में एक थिंकिंग पैटर्न बनने लगता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि थिंकिंग पैटर्न क्या है। तो बायोलॉजी सेम है ह्यूमन की, तो साइकोलॉजी भी सेम है। क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी मनुष्य का, मनुष्य विशेष का अपमान किया जाए तो उसे गुस्सा आएगा, वो गुस्सा आएगा। अब वो अपने गुस्से को रिएक्ट नहीं करता, अपने चेहरे पे नहीं लाता, अवॉइड कर देता है। अपने थिंकिंग पैटर्न से उसने अपने आप को इतनी, अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है कि वो जानता है कि अगर वो गुस्से में कुछ बोलेगा तो बाद में वो खुद ही पछताएगा कि वो क्या बोल गया। और ऐसा होता है कि जब हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं तो एक दिन 2 दिन बाद हम बहुत पछताते हैं, जब हम ज्यादा बोल जाते हैं कि हम क्या क्या, हमें शर्म भी आती है कि हम क्या क्या बोल गए हैं, और बहुत पछताते हैं। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब गुस्सा आए, तो जब माइंड को ट्रेंड करने का सीधा मतलब है कि आप उस समय विचार करें कि अभी मैं बोल दूंगा, लेकिन 2-4 घंटे बाद जब मेरा गुस्सा उतरेगा तो मैं पछताऊंगा कि मैंने इस तरह की क्या मूर्खतापूर्ण बातें बोल दी किसी को। क्योंकि जब आपकी साइकोलॉजी सेम है, सबकी सेम है। जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, कुछ लोग उसको जाहिर कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ लोग नहीं जाहिर करते, रिएक्शन कुछ भी दें, लेकिन तारीफ हर मनुष्य को अच्छी लगती है। ये साइकोलॉजी है। अपमान होने पर, बेइज्जती होने पर हर मनुष्य को गुस्सा आता है, ये साइकोलॉजी है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह बायोलॉजी है, चोट लग जाने पे दर्द होता है, कहीं कट लग जाने पे खून निकलता है और वो लाल रंग का निकलता है, सारी चीजें सेम है। बस आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्या है, थिंकिंग पैटर्न बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई माँ की कोख से सीख के आता है। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत लोगों को गुस्से में क्या क्या नहीं कह दिया है, और बहुत सारे रिश्तों को खराब कर लिया है। लेकिन बहुत सारी गलतियां कर करके, बहुत सारी ठोकरें खा खा के, और तब मैं समझा हूं कि अपने थॉट को किस तरीके से ट्रेन किया जाए, अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेंड किया जाए। क्योंकि हम विचार जो भी विचार कर माइंड में लाते हैं
वो फौरन फौरन जो है हमारी पूरी साइकोलॉजी को, हमारी पूरी फीलिंग्स को बदल देता है। विचार कंट्रोलर है हमारी फीलिंग्स का। हमको गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिस भी कारण से, किसी भी कारण से, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं हम अगर उसे बहुत उल्टा सीधा बोल देंगे तो कल को हम ही पछताएंगे, हमें ही शर्म आएगी जब हमारा ये गुस्सा उतरेगा। आप इसको महसूस करिएगा कि जब आपको गुस्सा लगा हो और आप किसी तरीके से वहां से हट जाइए, चुप रहिए, कुछ भी करिए, रिएक्ट मत करिए, तो 2, 4, 6 घंटे बाद, एक दिन बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार कितना अच्छा हुआ उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला। आपको कई सारी बातें पता चलेंगी कि कितनी गलतफहमियां उसमें थी कि मुझे गुस्सा आ गया था। तो इस तरीके से ह्यूमन बायोलॉजी भी सेम है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी सेम है। जरूरत है कि अपने थॉट को, अपने विचारों को कंट्रोल किया जाए और उसे अपना मालिक ना बनने दिया जाए, बल्कि अपने विचारों का, अपने थॉट का मास्टर हमको खुद ही बनना पड़ेगा। तभी हम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। ईर्ष्या की फीलिंग्स, जेलसी की जो फीलिंग हमारे अंदर आती है, किसी का बुरा करने की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, जेलसी के ही कारण आ जाती है, दुश्मनी के कारण नहीं आती। लोग जेलस हो जाते हैं किसी की तरक्की देखकर, किसी को फलता फूलता देखकर, किसी को खुशहाल देखकर, और वो जेलस होकर उसका बुरा चाहने लगते हैं। कुछ लोग बुरा कर भी देते हैं। तो ये जेलसी जो एक फीलिंग है, अगर हम विचार करें कि हम अपनी उस एनर्जी को अपनी तरक्की में लगाएं, अपनी खुशहाली में लगाएं, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं, तो फिर वो एनर्जी लॉस नहीं होगी, उसका यूटिलाइजेशन होगा, भरपूर यूटिलाइजेशन होगा। और क्या पता, किसी से आगे पीछे रहने की बातें सोचना मैं समझता हूँ नितांत मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हमेशा आप किसी न किसी से पीछे रहेंगे और हमेशा आप किसी न किसी से आगे रहेंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप आईएएस बन जाइए, आपके सीनियर आईएएस हैं और मंत्रालय है आपके ऊपर, आप मंत्री बन जाइए, चीफ मिनिस्टर है आपके ऊपर, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, प्रेसिडेंट है आपके ऊपर, आप प्रेसिडेंट बन जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन है आपके ऊपर, आप कुछ भी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, कोई ना कोई आपके ऊपर है, और आप कुछ भी बन जाइए, कोई ना कोई आपके नीचे है। तो ये जो प्रतियोगिता है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बस जरूरत है कि आप अपने आप से प्रतियोगिता करिए, यानी अपने आप को बेहतर बनाइए। आप जहां तक आ गए हैं, जिस बुलंदी तक, जिस ऊंचाई तक, उससे और ऊपर उठने का प्रयास करिए, और ऊपर उठने का प्रयास करिए। जब तक जीवन है तब तक ये जीवन धारा बह रही है, और इसे जितना आप संवार सकते हैं संवारिए, जितना आप बना सकते हैं बनाइए, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाने की सोचिए। यही माइंड को ट्रेन करना है, यही माइंड की ट्रेनिंग है, यही माइंड को कंडीशन करना है कि अपने विचारों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि विचार फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। और फीलिंग्स कई तरीके की होती हैं, निगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, आप अपने विचारों को कंडीशन किए हुए हैं, अपने कंट्रोल में रखे हैं, तो फिर आप फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, और जो अच्छी फीलिंग्स हैं उसी को बढ़ावा देंगे, और जो बुरी फीलिंग्स हैं उन्हें दबा देंगे, उन्हें कुचल देंगे, उन्हें मार देंगे। इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव ढंग से अपने बिहेवियर को बनाइए, तभी इस दुनिया में तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे, और आप जिधर भी जाएंगे लोग हट जाएंगे आपको रास्ता देने के लिए। हर तरफ आपका स्वागत होगा, वेलकम होगा, वाह वाह होगी, क्योंकि आप जब अपने लिए पॉजिटिव होंगे तो आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव होंगे। और यकीन मानिए, ये लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, बहुत बड़ा सरमाया है
पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी पूंजी है, पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी मिल्कियत है, पॉजिटिव रहना। और कोई माँ की कोख से पॉजिटिव बन के नहीं आता है। इसी दुनिया में वो अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव बनाता है, अपनी हैबिट में पॉजिटिविटी लाता है और उसी से वो दुनिया में बहुत कामयाब होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो और आप चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।